नमस्कार। द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के क्रम में हम आज स्विस संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। स्विस फेडरल सिस्टम। तो एक कोटेशन में आपको सुनाना चाहूँगी C.F. स्ट्रॉन्ग की कि स्विट्ज़रलैंड का महासंघ वर्तमान संघीय राज्यों में सबसे पुराना है। ऐसा नाम होते हुए भी अब यह महासंघ न रहकर जिसका अर्थ केंद्रीय सत्ता से विहीन राज्यों का एक विशाल संयोग है, वास्तविक रूप से एक संघ बन गया है। स्विस संघ के स्वरूप के बारे में अगर विचारकों में मतभेद है, जो विद्वान स्विट्जरलैंड को संघ नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि 1848 की जिस संधि से इसका निर्माण हुआ है वह कोई संविधान नहीं था। अधिक से अधिक इसे एक राज्य मंडल कहा जा सकता है और राज्य मंडल संघ की तुलना में एक शिथिल गठबंधन होता है। तो अगर हम बात करें राज्य मंडल यानी बहुत से राज्यों का समूह, तो अगर हम ये माने कि स्विस संविधान राज्य मंडल नहीं है अपितु संघ स्थापित करता है, तो हमें इसके लिए जो तर्क हमें देने हैं उसमें सबसे पहला बात कि स्विस संविधान में स्विट्ज़रलैंड के लिए राज्य मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इस राज्य मंडल में सम्मिलित कैंटनों को प्रभुसत्ता संपन्न कैंटन कहा गया है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि स्विस राज्य मंडल कैंटनों के राज्य क्षेत्र और उनकी प्रभुसत्ता की गारंटी देता है। तो हम यही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि स्विस संविधान एक राज्य मंडल नहीं अपितु संघ की स्थापना करता है। संघ की स्थापना करता है। और यहीं पर हम एक जो जुक्केर हैं उनके अनुसार जिनके अनुसार स्विट्ज़रलैंड एक सच्चा संघ है। इसके अलावा अगर हम ब्रुक्स के माने तो उन्होंने भी ये कहा है कि स्विट्ज़रलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है। मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ के जैसी ही है। तो यदि संघ शासन की विशेषताओं की कसौटी पर स्विस संविधान को कसा जाए तो अधोलिखित लक्षण स्पष्ट जो होते हैं उससे ये साफ साफ पता चलता है। जैसे स्विस संविधान लिखित है, संघ और कैंटोनों की सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है, संविधान कठोर है और एक संघीय न्यायपालिका भी है। तो हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में सभी संघात्मक लक्षण मौजूद हैं। इसलिए स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक संघीय संविधान है। फिर हम इसकी बात पे आते हैं इसके लक्षणों पर। तो सबसे पहले जो लक्षण है वो है दोहरी सरकारें। संघात्मक शासन प्रणाली में एक सरकार स्टेट में होती है और एक सरकार सेंटर में होती है। तो केंद्र में एक अलग सरकार है और प्रांत में भी एक अलग सरकार है, तो हम इसे एक संघात्मक राज्य की श्रेणी में रखेंगे। दोनों सरकारों की अपनी अपनी व्यवस्थापिकाएं हैं, कार्यपालिकाएं हैं और न्यायपालिकाएं हैं। स्विट्ज़रलैंड इस कसौटी पर खरा उतरता है। देश की एक संघीय सरकार है तथा इसके अतिरिक्त 22 कैंटनों में अलग अलग सरकारें हैं। वस्तुतः यहाँ पर द्वैध शासन लागू है। फिर आता है शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति स्विट्ज़रलैंड में भी केंद्रीय सरकार और कैंटनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में संघ सरकारों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त हैं। तो पहली अगर हम माने संघ सरकार की शक्तियाँ, तो संविधान के प्रथम अध्याय में संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि उसके अंतर्गत जो मामले आएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होगा, जिसके अंतर्गत हम ये ले सकते हैं सैनिक मामले, युद्ध, शांति, अराजनीतिक संधियाँ, रेल, संघीय मार्ग, पुल, डाक, टेलीफोन, बेतार, बैंक, सिक्का, उच्च शिक्षा, कैंटनों में आपसी विवाद का निर्णय, देशीकरण आदि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो संघ सरकार के पास रखे गए हैं। फिर है समवर्ती शक्तियाँ। संविधान के अनुसार उपरोक्त शक्तियाँ संघ सरकार के पास हैं और शेष अधिकार कैंटनों की सरकारों को दिए गए हैं, किंतु व्यवहार की स्थिति से विपरीत है। शेष शक्तियों में से भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिन पर संघ सरकार और कैंटन दोनों का हक है, जैसे कि उद्योग, बैंक, सड़क आदि। ऐसा विषय है जिस पर दोनों का क्षेत्राधिकार है। इसके संबंध में संघ और कैंटोनों की दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। फिर आता है कैंटनों की शक्तियाँ। ये कुछ कार्य अवश्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से कैंटोनों की सरकार के अधीन है, जैसे कैंटोनों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य सफाई की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य
और शिक्षा ये कैंटोनों की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी विशेषता जो इसके अंदर है वो है स्विस संविधान लिखित और सर्वोच्च है। संघात्मक शासन वाले देश का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विस संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयां तथा जनता को ही अधिकार दिया गया है कि कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं समझा जाए जब तक उसमें आधे से अधिक कैंटोनों और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया जाए। फिर हम आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका अन्य संघीय देशों के समान ही संविधानों की भांति ही स्विट्जरलैंड के संविधान में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है जिसे संघीय न्यायालय कहा जाता है, फेडरल ट्रिब्यूनल्स। किंतु भारत और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। स्विस न्यायाधिकरण को भारत और अमेरिका के न्यायालयों की भांति न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। किंतु स्विस संघीय न्यायाधिकरण कैंटोनों द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संघीय संविधान की भावना के विपरीत हों। फिर आता है कैंटोनों की स्वायत्तता। स्विस कैंटन अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं। उन्होंने संघ में शामिल होते समय इस बात का ध्यान रखा था कि वे अपने प्रभुत्व का पर्याप्त अंश अपने पास रखें और उसे अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। संघीय सरकार की संस्थाओं में कैंटोनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय सभा में उच्च सदन, राज्य सदन में कैंटोनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भी कैंटोनों को मान्यता प्राप्त है। संघीय संविधान के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में कैंटोनों के अलग अलग संविधान है। स्विस कैंटन संघीय कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और स्विट्जरलैंड में आगमन शुल्क, सिक्का, डाक, टेलीफोन आदि विषयों का प्रशासन केंद्र करता है। फिर हम आते हैं दोहरी नागरिकता पर। अमेरिकी संघ की भांति स्विट्जरलैंड में भी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो संघ की नागरिकता और दूसरी राज्यों की नागरिकता। स्विस संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी कैंटन का प्रत्येक नागरिक स्विस नागरिक होगा। फिर हम आते हैं स्थानीय मामलों में संघ हस्तक्षेप करता है। स्विस संविधान में संघीय सरकारों को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त अधिकार है। स्विस संघीय सरकार का यह दायित्व है कि संघ के प्रत्येक अवयवी एकक की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक बनाए रखे। संघीय सरकार ने इस उपबंध के आधार पर कैंटोनों में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया है। संकट काल की स्थिति में संघीय सरकार स्थानीय स्वायत्तता के क्षेत्र का अतिक्रमण कर लेती है। यदि किसी कैंटन में कोई उपद्रव होता है तो संघीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि कैंटन के अधिकारियों की ओर से प्रार्थना किए जाने की प्रतीक्षा किए बगैर ही उपद्रव को दबा दे। फिर हम आते हैं केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है स्विट्जरलैंड के संविधान में, उसकी अगर हम बात करें कि किस प्रकार से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। जैसे नंबर 1, यदि संघीय सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कैंटन के क्षेत्राधिकार का हनन करता हो तो भी कैंटन कुछ नहीं कर सकता। संघीय न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। फिर हम आते हैं नंबर 2, संघ की सरकार जो विषय दिए गए हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा ही केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कैंटोनों पर ही छाया रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट, समवर्ती विषयों पर केंद्र और कैंटोनों के बीच अगर कानून या विरोध हो तो केंद्र की स्थिति ही सर्वोपरि होगी। फिर है केंद्र को यह अधिकार है कि आंतरिक गड़बड़ी की दशा में वह किसी भी कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले ले। इस संबंध में केंद्र को इस सीमा तक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र में सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बगैर गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर भी ऐसा कर सकता है। फिर आगे हम आते हैं, प्रत्येक कैंटन को अपने संविधान में संशोधन तथा प्रत्येक कानून पर संघीय परिषद की अनुमति लेना आवश्यक माना गया है। इस कारण भी संघ शासन की शक्तियाँ बढ़ गई हैं। कैंटन के आपसी विवादों का निपटारा संघीय कार्यपालिका करती है। जहाँ तक संवैधानिक विषयों पर भी संघीय सरकार ही कैंटनों के बीच विवादों का निर्णय करती है। इन सब का परिणाम यह है कि स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती जा रही है और उसकी शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कैंटोनों का स्वायत्त शासन समाप्त हो गया है।
कैंटेन आज भी सक्रिय राजनीति के केंद्र हैं। बॉरप्योर के शब्दों में कैंटेन वे छोटे छोटे राष्ट्र हैं जो अपने राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन को पूर्ण बनाने के लिए लोकतंत्र की संस्था के विकास करने के लिए बेचैन हैं। फिर हम इसके बाद मतलब आज हम ये जो टॉपिक पढ़ा है हमने कि वास्तव में अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है या नहीं, और संघीय शासन व्यवस्थाओं के क्या लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।